अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके साथ साथ नेट वर्थ ऑफ कंपनी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और उसके साथ हमने कैश फ्लो किस तरह से चेक करना है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रही है और आप ये देखें कि नियरली 41 पेजेस हैं इस लेसन के जो हमने डिस्कस करने हैं, तो इसलिए ये एक लंबी वीडियो होगी। अगर आपको बहुत सी बातें समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। इसके साथ साथ मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और बहुत सी बातें जो हैं वो आप पॉइंट जो है वो लिखते जाएं पॉइंट वाइज, और बाद में आपको रिवाइज करने में और उनको गो थ्रू करने में आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। सब्र के साथ, हौसले के साथ आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को एंड तक आप देखें। लंबी वीडियो होगी, ये आपका एक क्लासरूम सेशन है और इसका समझना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप देखें, ठीक है, एक बार देखें और फिर दूसरी बार भी देखें अगर समझ नहीं आती तो। देखें, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फ़र्क क्या है इसमें। आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें कि फेस वैल्यू जो है ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्टॉक होती है, यानी कि किसी भी स्टॉक की जो असल वैल्यू है उसे आप सादा लफ्ज़ों में असल वैल्यू या फेस वैल्यू कह सकते हैं। या फिर आप ये कहते हैं कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी कि जो जब भी कोई स्टॉक मार्केट में लाया जाता है तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है या शुरू में जो उसकी कीमत होती है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं ऑफ द शेयर। जब कोई कंपनी शेयर बेचती है अपना, तो जो शुरू में कंपनी डिसाइड करती है किसी भी शेयर की प्राइस अपने एसेट्स के हिसाब से, उसको आप कह लें ये फेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू जो होती है ये मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होती है। अब दो बातें हैं यहाँ पर, एक है फेस वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। आपने क्या करना है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का फर्क समझना है। मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड पर, जबकि फेस वैल्यू डिपेंड करती है कंपनी के एसेट्स पर कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, एसेट्स कितने हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं cumulative face value of entirely of a company stock share जो designates the legal capital corporation। ये आपने सारा पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाता, मैं मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप ये देखें कि जो वैल्यू है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, फेस वैल्यू इज स्टेटेड बाय इशूइंग पार्टी। और इशूइंग पार्टी कौन सी होती है, इस बात को समझें कि वो कंपनी होती है, जो कंपनी अपने शेयर बेच रही होती है। उसके साथ आपने देखा कि स्टॉक फेस वैल्यू इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। जो किसी भी स्टॉक या शेयर की सबसे पहली कीमत होती है उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। इसके साथ आप ये देखें कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक और बॉन्ड इज नॉट रिलायबली इंडिकेटेड बाय इट्स फेस वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पर जो है ये सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई कि जो मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड पर। मार्केट वैल्यू which is determined based on the principle of supply and demand। मार्केट वैल्यू हमेशा सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती।
अब फॉर एग्जांपल आप ले लें कि किसी एक शेयर की जो है फेस वैल्यू फर्ज कर लें कि $1 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एप्पल जो शेयर है, एप्पल का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 0.4x001 है, जबकि मार्केट वैल्यू जो है वो $100 है। तो इस बात से आपको समझ आती है कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पर बोली लगती है, शेयर्स की बोली लगती है। अगर शेयर्स कम हो तो लेने वाले ज्यादा हो, खरीदने वाले ज्यादा हो तो बोली बढ़ती जाएगी और उस शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर शेयर ज्यादा हो और डिमांड कम हो, खरीदने वाले कम हो, तो उस शेयर की कीमत कम होती जाएगी। तो जिस तरह से बोली लगती है किसी भी चीज की, उसको ऑक्शन आप कह सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक तरह की ऑक्शन मार्केट है। यहाँ पर शेयर्स जो होते हैं उनकी सप्लाई और डिमांड के हिसाब से कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब बात वही आ जाती है कि जब आपको फेस वैल्यू से सस्ता शेयर मिल रहा हो, ठीक है, तो आप ये कहते हैं एक तरह से ये लोअर प्राइस पे आपको मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। अगर फेस वैल्यू से महंगा हो तो आप ये कहते हैं कि ये महंगा शेयर हमें मिल रहा है। तो आपको शेयर एक फैक्टर है इसका, आपने ये कंसिडर करना है कि फेस वैल्यू हमें कुछ आइडिया दे देती है किसी भी मार्केट के अंदर कि इस शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू से ज्यादा एक और वैल्यू है जो अहम है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर पहले तो आप ये दो बातें क्लियर कर लें कि फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस होती है किसी भी शेयर की, या इनिशियल वैल्यू होती है शेयर की जो कंपनी आपको देती है। और इसके साथ साथ जो मार्केट वैल्यू है वो सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होती है। मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है, ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से होती है, जबकि फेस वैल्यू जो होती है वो कंपनी डिसाइड करती है और वो अपनी फेस वैल्यू पहले से अपने एसेट्स के हिसाब से फाइनल करती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इंट्रिंसिक वैल्यू को आप ये कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू बाय एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सिंपली जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, उसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो है एस्टिमेट करता है, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब ये जो एस्टिमेशन है यही सबसे अहम काम है। अब ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू बिकम मेजर फॉर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। ये जो डिस्क्रिपेंसी है या डिफरेंस आप ले लें बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एनालिस्ट एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो फर्क होता है मार्केट वैल्यू का और इंट्रिंसिक वैल्यू का, ये हमें बताता है कि हमें इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि इसमें सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर टू सम फंडामेंटल वैल्यू ऑब्टेन्ड इन एन, जो भी ये एसेट होता है या उसकी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि आप किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम बहुत से फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करते हैं जिसमें एसेट्स आ जाते हैं, उसका ब्रांड की वैल्यूएशन आ जाती है, और इसके साथ साथ मल्टीपल जो है डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना ये सबसे अहम काम होता है और यही आपने सीखना होता है जब आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं स्टॉक्स को। तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर अराइविंग एट अ फेयर असेसमेंट ऑफ शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू। बहुत से आप मेथड्स को यूज करते हैं और फिर आप उन शेयर्स की एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा डिविडेंड स्ट्रीम्स आ जाते हैं और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है
जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट निकालता है किसी भी शेयर की, वो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों को साइड पे रखकर एक तीसरी वैल्यू निकालता है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, ये आप ये कह लें कि फंडामेंटल उसके एसेट्स पर और फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब अगर प्राइस ज़्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से किसी भी शेयर की, तो उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू सपोज कर लें कि आपने जो कैलकुलेट की, फ़र्ज़ करें कि वो $10 आ जाती है, तो डॉलर के बजाय अगर रुपीज़ में निकालते हैं, आप फ़र्ज़ कर लें कि 100 रुपया किसी शेयर की आपकी नज़र में इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। आप एनालिस्ट हैं, एनालाइज करते हैं, 100 रुपया उसकी शेयर की प्राइस निकली है इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन मार्केट के अंदर ये शेयर जो है सेल हो रहा है 120 का, 130 का, तो इसका मतलब है ये महंगा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से महंगा है, ज़्यादा है मार्केट वैल्यू। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, इस शेयर को नहीं खरीदते। ठीक है, इसको हम ओवर वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवर वैल्यू। तो इंट्रिंसिक से जब ज़्यादा होता है मार्केट वैल्यू, तो ये कहलाता है ओवर वैल्यू। लेकिन इंट्रिंसिक से अगर कम होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, अंडर वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स हैं और इसके अलावा दूसरे, लेकिन अभी आप सबसे पहले तो ये समझें कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कंपनी के एसेट्स, कंपनी का ब्रांड, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का पब्लिक इमेज और कंपनी के ओवरऑल जो है फ्यूचर पोटेंशियल को और फ्यूचर सेल्स को मद्देनजर रखते हुए कोई भी एनालिस्ट उसको एक एस्टिमेटेड वैल्यू देता है कि ये शेयर इतने का होना चाहिए, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब फर्ज करें कि आपने ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है ये 100 रुपया निकली है, आपने पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। अब मार्केट में इस शेयर को आप देखते हैं तो आपको ये शेयर 70 रुपए में मिल रहा है। आपकी वैल्यू जो है आपने निकाली बगैर देखे बगैर समझे, ये आई है 100 रुपया। जब आपने मार्केट में देखा तो ये बिक रहा है 70 रुपए में, तो इसको हम कहते हैं अंडर वैल्यू। फिर आपको ये शेयर खरीदना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, ये शेयर खरीदना होता है। ओवर वैल्यू से क्या मुराद है कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है 100, लेकिन मार्केट में ये बिक रहा है 120 का, 130 का या 150 का, तो इसको हम ओवर वैल्यू कहते हैं। अब हमेशा से क्या होता है कि ये जो अंडर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के दरमियान में फ़र्क है, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या मुराद है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और अंडर वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर हमें कोई शेयर सस्ता मिल रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि बाय लीविंग अ क्वेश्चन बिटवीन लोअर मार्केट प्राइस एंड प्राइस यू बिलीव इट वर्थ, तो ये जो यू बिलीव इट वर्थ से मुराद है इंट्रिंसिक वैल्यू और लोअर मार्केट प्राइस से मुराद है लोअर यानी अंडर वैल्यू जो आपको शेयर मिल रहा है। तो इनके दरमियान जो फर्क आ जाता है, इस फर्क को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, मैंने कहा जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आपको मिल रहा हो जिस मार्केट के अंदर, जिस शेयर में, जिस कंपनी में, सिर्फ उसी कंपनी को खरीदते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है, मार्केट प्राइस इज बिलो द एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू। फर्ज करें इंट्रिंसिक वैल्यू हमने जैसे 100 निकाली, अब शेयर हमें मिल रहा है 70 का। अब इन दोनों में फर्क कितना है, 30 का। तो ये जो 30 है ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर शेयर इंट्रिंसिक हमारा 100 निकल रहा है और मार्केट वैल्यू जो है उसकी 70 है, तो इससे मुराद ये जो 30 है बीच में, ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ज़रूर कंसिडर करते हैं और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं।
वैल्यू इन्वेस्टर ऑलवेज पिक स्टॉक्स विद मार्केट वैल्यू लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। हमेशा ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं वैल्यू इन्वेस्टर जिनकी मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती है। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर आप ओवरऑल एक खुलासा करते हैं तो जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो ब्रांड का इमेज होता है, जो पब्लिक इमेज है कंपनी का, और इसके अलावा सेम सेक्टर के जो शेयर की वैल्यू है, इन सारी चीज़ों को जब आप कंसिडर करते हैं और फ्यूचर पोटेंशियल है उसका, सेल्स का और ग्रोथ पोटेंशियल जो है, ये सारी चीज़ें जब आप कंसिडर करते हैं तो ये आप कह लें कि एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में हेल्पफुल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप कंपनी के एसेट्स, कंपनी का ब्रांड इमेज, कंपनी का पब्लिक इमेज, कंपनी के जो सिमिलर सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं उनके हिसाब से शेयर वैल्यू, कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो फ्यूचर में प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च करनी है उनका क्या पोटेंशियल, और उसके साथ साथ जो इस वक्त मौजूद उसकी प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या पोटेंशियल है, और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ये जो सारी चीजें आप एस्टिमेट करते हैं इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर जो है ये बहुत ही अहम एक जो है आप देख लें कि इंट्रिंसिक वैल्यू जब आपने कंसिडर करनी है तो आपने बिजनेस मॉडल को भी कंसिडर करना है। उसमें बिजनेस मॉडल कैसा है, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जा रहा है, गवर्नेंस कैसी है उसकी, टारगेट मार्केट्स कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल रेशियोज जो है ये कैसी आ रही हैं कंपनी की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। ये सारे फैक्टर्स जब आप कंसिडर करते हैं तो उसके बाद फिर आप उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से आपने देखा कि ये जो 3 डिफरेंट मेथड यहाँ पे बताए गए कि डिविडेंड डिस्काउंट बेस्ड आ गया, रेजिडुअल इनकम बेस्ड आ गया और डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड है, ये सारे तीनों मेथड हैं। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और उसको निकाला कैसे जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप ये देखें कि रिलेटिव वैल्यूएशन से क्या मुराद है। रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होती है, आप सिमिलर सेक्टर के अंदर जो दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं जब आप उनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसको रिलेटिव वैल्यूएशन बोला जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू वक्त के साथ साथ कैसे जो है वो बढ़ती है या कम होती है, ये फैक्टर्स भी आप देख रहे हैं कि अगर कंपनी की जो एसेट्स हैं वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं, पब्लिक इमेज खराब हो रहा है, कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती जाएगी। अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, पब्लिक इमेज बेटर हो रहा है और बिजनेस की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वक्त के साथ चेंज होती रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वक्त के साथ चेंज होती रहती है। तो रिलेटिव वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि सिमिलर सेक्टर, मतलब सीमेंट सेक्टर है, तो सीमेंट सेक्टर में बाकी सीमेंट सेक्टर के अंदर जो बाकी सीमेंट कंपनीज हैं, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ जब आप करते हैं कंपैरिजन, इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक जो कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, वो दूसरी कंपनी के साथ जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो इसको रिलेटिव वैल्यूएशन बोला जाता है, वैल्यूएशन बोला जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद आप बाकी जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो को आप पढ़ें, देखें, लेकिन इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाई कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू इज यूजफुल। आप ये देखें, यही सबसे बड़ा काम होता है जब कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट काम कर रहा होता है, तो वो जिस भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है वो ये देखता है कि इस बिजनेस का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, और वो फ्यूचर पोटेंशियल उसकी प्रोडक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, उसके बिजनेस के ग्रोथ रेट को मद्देनजर रखते हुए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, उसके प्रॉफिट्स को मद्देनजर रखते हुए और उसकी सेल्स को मद्देनजर रखते हुए हर चीज को आप कंसिडर करते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है उसकी इवैल्यूएशन मुकम्मल करते हैं और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं।
अब यहाँ पर देखा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। आपने देखा मार्केट वैल्यू जो होती है किसी भी स्टॉक की, ये जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस प्राइस पे वो स्टॉक बेचा जा रहा है, ट्रेडेड प्राइस इन द एक्सचेंज दैट यू पे टू बाय वन शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में जिस प्राइस पे शेयर बेचा जा रहा है उसकी जो प्राइस है उसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि जो उसकी एग्जैक्टली एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी हो सकती है, उसके एसेट्स के हिसाब से, उसके ब्रांड इमेज के हिसाब से, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। इसी तरह से आपने देखा कि सपोज करें कि यहाँ पर उसने बताया कि 10 रुपए का एक स्टॉक है एंड एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 20 आ रही, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए इस वक्त मार्केट वैल्यू है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपए है। तो इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाया। और ये जो स्टॉक है इसका मतलब है ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे और ऐसा स्टॉक आप खरीदेंगे जो आपको अंडर वैल्यू मिल रहा होता है। ठीक हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो थी हमारी, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो आप कंपनी के एसेट्स को, कंपनी के ब्रांड इमेज को, कंपनी की डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पोटेंशियल्स को मद्देनजर रखते हुए निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ तक जो हमने तीन बातें जो है ना वो ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की है। नंबर वन के फेस वैल्यू क्या है, जो इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस होती है किसी भी शेयर की, जो कंपनी के मालिक जब स्टॉक मार्केट में शेयर बेच रहे होते हैं उस वक्त देते हैं। और बुक वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू जो होती है, वो इनिशियल कॉस्ट होती है किसी भी स्टॉक की जो कंपनी ओनर्स देते हैं। तो ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्टॉक है। मार्केट वैल्यू, ये जो मार्केट में जितने का शेयर बेचा जा रहा होता है, ये जो है मार्केट वैल्यू कहलाती है और ये सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो वैल्यू जो एस्टिमेट करते हैं हम फ्यूचर ग्रोथ को, पोटेंशियल को, प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल को, एसेट्स को, ब्रांड इमेज को, कंपनी इमेज को, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। उस एस्टिमेटेड वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है, ये बहुत अहम बात है। आप इस बात को देखें कि नेटवर्थ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है जो क्वांटिटी से यानी मिकदार से मुताल्लिका है। तो नेटवर्थ क्या करती है, किसी भी कंपनी की हेल्थ और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बुक वैल्यू और शेयर होल्डर्स इक्विटी को शो करती है। तो जब आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं तो उससे आपको अंदाजा होता है कि किसी भी कंपनी की नेटवर्थ क्या होगी। ठीक है। अब आप देखें कि नेटवर्थ जो है ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होती है। आप हमेशा क्या करते हैं कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास नेटवर्थ आ जाती। ठीक है। इसी तरह आपने देखा यहाँ पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी में रजिस्टर बीइंग, ये आपने पढ़ा बुक वैल्यू एज लॉन्ग एज दीज अर्निंग्स आर नॉट फुली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये बुक वैल्यू जो है उसकी आगे। ठीक है। तो नेटवर्थ आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बताया गया, सपोज करें कि कंसिडर कपल दैट फॉलोइंग एसेट्स, ये तो किसी एक बंदे की नेटवर्थ के हवाले से मिसाल दी जा रही है कि उसका सपोज करें कि ये जो है 250,000 आ गया, ये इन्वेस्टमेंट उसकी इतनी है और ये ऑटोमोबाइल। तो लाइबिलिटीज जो है उसकी आप क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। पहले तो आपने ये सारे उसके टोटल एसेट्स को जमा किया और उसमें से उसकी जो लाइबिलिटीज है जमा करके वो निकाल दी, तो वो जो बाकी बचा है वो उसका नेटवर्थ है। इसी तरह कंपनी जो होती है उसके भी टोटल एसेट्स जो होते हैं वो उसमें से आप निकाल देते हैं उसकी लाइबिलिटी। अब एसेट भी इसी तरह के दो तरह के हैं ना। आप ये देखें कि एसेट जो होता है
उसमें करंट और नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं, लाइबिलिटीज करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। ये आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चेक क्या करना होता है कि हमें ये देखना है कि ये देखें नेगेटिव नेटवर्थ। नेगेटिव नेटवर्थ कब होती है? जब लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नेटवर्थ को ज़हन में रखें। जब मसलन एक साल नेटवर्थ फर्ज कर लें 1 लाख है, तो दूसरे साल 2 लाख होगी, तीसरे साल 3 लाख होगी और चौथे साल 4 लाख होगी। तो ये नेटवर्थ बढ़ रही है, इसको इंक्रीजिंग नेटवर्थ कहते हैं। अगर एक साल शुरू में 5 लाख है और अगले साल 4 लाख हो गई, फिर 3 लाख और फिर 2 लाख और अब 1 लाख है, तो ये डिक्रीजिंग नेटवर्थ है। तो जब नेटवर्थ बढ़ रही होती है तो उसको इंक्रीजिंग कहा जाता है, और जब कम हो रही होती है वो डिक्रीजिंग कहलाती है। तो ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेटवर्थ है, ये भी हमें डिसाइड करने में हेल्प देती है। हर साल की नेटवर्थ हम चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं पिछले 5 सालों में इंक्रीजिंग नेटवर्थ है या डिक्रीजिंग नेटवर्थ है इस शेयर की। फिर हम उसके बारे में प्लान करते हैं कि हमने इसको खरीदना है या नहीं खरीदना। तो इस बात को ज़हन में रखें, इंक्रीजिंग नेटवर्थ और डिक्रीजिंग नेटवर्थ। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा काम है, इसको मैं एक एक पॉइंट को फोकस नहीं करूँगा। मेरा मेन मकसद है कि मेन जो चीज़ें आपको समझ आ जाएं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आपने देखा, रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। तो आप सीधे और सादा लफ्जों में अगर एक ही बात ज़हन में रख लें कि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये सारी बातें आ जाती है। परफॉर्मेंस आपको पता है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप देखें कि बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है, उसके साथ इनकम स्टेटमेंट आ जाती है और इसके साथ फिर आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर 3 बातें जो है ना, हमें उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखें, एक बात की गई है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, ये बात को समझें। एसेट क्या होता है? जितना भी कैश है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी किसी से पैसे लेने हैं, ये सारे आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है? जो आपने लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, किसी के पैसे आपने देने हैं, ठीक है, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। स्टाफ की तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, सारी चीज़ें। तो एसेट्स जो है, ये पैसा आपके पास मौजूद होता है या आप कोई चीज़ सेल करके बाद में हासिल कर सकते हैं। जबकि लाइबिलिटीज़ आपने, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर कर्ज है, ये आपने वापस करना होता है, आज नहीं तो कल आपने करना है। अब एसेट और लाइबिलिटी के बाद एक चीज़ आ जाती है, स्टॉक होल्डर इक्विटी। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात आपने ये समझना है इक्विटी को। अब इक्विटी क्या है? सपोज करें कि आपके पास एसेट है 1 लाख रुपया, आपके पास लाइबिलिटीज हैं 60,000 की। अब 1 लाख में से 60,000 आप निकाल देते हैं तो आपके पास जो बाकी बचता है उसको इक्विटी कहा जाता है। मैंने कहा आपके पास एसेट है 1 लाख का और आपकी लाइबिलिटीज हैं जो आपने देने हैं लोगों के 60,000। अब 1 लाख में से 60,000 आप निकाल दो तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? 40,000। वो जो 40,000 है वो आपका इक्विटी है। यानी कि आप जब भी इक्विटी निकालते हैं तो एसेट माइनस लाइबिलिटी निकालते हैं।
एसेट्स में से लायबिलिटी को आप माइनस कर दें तो आपके पास इक्विटी आती है। अब गौर से इस बात को समझें कि अगर हर साल इक्विटी बढ़ रही है आप कंपनी की, अगर हर साल इक्विटी बढ़ रही है कंपनी की, तो वो कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। मैंने ये नहीं कहा एसेट से, क्योंकि अगर एसेट बढ़ रहे हैं और उसके साथ लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एसेट बढ़ रहे हैं। सपोज करें कि आज आपके पास 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाता है। आज आपने सपोज करें कि 50,000 देना है, लेकिन कल 2 लाख हुआ तो आपने 1 लाख देना है। तो वो फर्क तो वही रहा ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो रेशो तो वही रहेगी, नेट इफेक्ट तो जीरो हुआ। इक्विटी कब बढ़ती है? जब आपकी लाइबिलिटीज वक्त के साथ कम हो। लाइबिलिटी क्या होता है? जिसे कहते हैं स्टाफ को रिड्यूस करना, परफॉर्मेंस को बढ़ा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना। आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करते जाते हैं मटेरियल्स की और गुड्स की और प्रोडक्ट्स की, और उनकी जो सेल्स बढ़ाते जाते हैं, और आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जा रही है, तनख्वाहें कम होती जा रही हैं, लाइबिलिटीज कम होती जा रही हैं। अब क्या हुआ कि एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, तो जो गैप है एसेट और लाइबिलिटी का ये बड़ा हो रहा है, यानी कि इक्विटी बढ़ रही है। जब इक्विटी बढ़ रही होती है तो तब हम ये कहते हैं ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। एसेट बढ़ने से नहीं कहते, इक्विटी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे मेन चीज इक्विटी है। सबसे मेन चीज क्या है? इक्विटी है। आपने 3 बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटी, इन तीनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है और उसमें ये बात भी समझ आ जाती है कि इंक्रीजिंग इक्विटी क्या है, डिक्रीजिंग इक्विटी क्या है। अगर इक्विटी बढ़ रही होती है तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। अगर इक्विटी कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है? क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, लोन्स बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत में जब इक्विटी कम हो रही होती है तो कंपनी की परफॉर्मेंस कम हो रही है और बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो जाता है। इक्विटी बढ़ रही है तो बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो जो लोग एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो क्या करते हैं, पिछले 10 साल का देखते हैं कि पिछले 10 साल में या 5 साल में इक्विटी बढ़ रही है या कम हो रही है। वो एसेट और लाइबिलिटीज को देखते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस उनका जो होता है, 90% फोकस वो इक्विटी पर होता है। जब आपको इस बात की समझ आ जाएगी तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो इक्विटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कंपनी बेटर हो रही है और कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। इसके बाद आपने देखा कि बैलेंस शीट जो है, लोकल जितने भी टोटल एसेट्स और बैलेंस शीट आ जाते हैं, टोटल ऑल लाइबिलिटीज हैं। इसके साथ आप डाटा एसेट और लाइबिलिटी के साथ साथ इक्विटी का डाटा लेते हैं। अब आप देखते हैं कि एसेट्स क्या है। देखें, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है, या जो अकाउंट्स पे रिसीवेबल जो आ जाते हैं, आपके जितनी भी आपकी अमाउंट आनी है, इन्वेंट्री वगैरह है, जो प्रोडक्ट्स आपने सेल की उनके पैसे वगैरह आने, या आपके पास प्रोडक्ट्स जो है मौजूद हैं जो आप सेल कर सकते हैं। लाइबिलिटीज क्या है? ये डेप्ट इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट, वेजेस जो है आपने तनख्वाहें देनी है, डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को देना, ये सारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से मुराद वो चीज़ है जो आपने लोगों को पे करनी है, आपके ऊपर कर्ज है। एसेट से मुराद आपके पास जो पैसा है, जो आपके पास बैलेंस है, जो आप अपनी समझ लें कि कैश की सूरत में हो सकता है, प्रोडक्ट्स की सूरत में हो सकता है, किसी ने आपके देने हैं पैसे वो। अब शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? यही सबसे अहम चीज है। तो आपने सारी चीजों को छोड़ के इक्विटी के पीछे लग जाना है। इक्विटी इज ए कंपनी टोटल एसेट्स माइनस इट्स टोटल लाइबिलिटी। जब आप टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी निकाल देते हैं, फर्ज करें कि अगर टोटल एसेट 1 लाख हो और टोटल लाइबिलिटी भी 1 लाख हो, तो इक्विटी क्या होगी? सिफर होगी। अगर टोटल एसेट 1 लाख है और टोटल लाइबिलिटी 1,20,000 है, तो इक्विटी माइनस हो गई। और अगर टोटल एसेट 1 लाख है और
टोटल लाइबिलिटी 1,50,000 है तो -50 हो गई। इसी तरह से आप पॉजिटिव में चले जाते हैं कि 1,00,000 एसेट है, 80,000 जो लाइबिलिटी है तो +20 होगी। 1,00,000 एसेट है और 60,000 लाइबिलिटी है तो जो है इसी तरह से +40 हो गया। तो ये जो इंक्रीजिंग जो है इक्विटी आ गया, ये हौसला अफजा चीज होती है, ये बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। डिक्रीजिंग इक्विटी में क्या होता है कि बिजनेस लॉस में जा रहा होता है। ये चीज आपने बहुत अच्छी तरह से समझनी। ठीक हो गया। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट जो है ये आपने बड़े ही गौर से देखनी कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, आप ये देखें कि टोटल जो आपके पास आया बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट कवर रेंज ऑफ द टाइम, तो इनकम स्टेटमेंट आप निकाल रहे हैं जी, नेट इनकम क्या होगा, टोटल और रेवेन्यूज जो होता है टोटल आपकी कलेक्शन होती है जो आपकी सेल्स से आती है, और सेल्स ऑफ द पीरियड, टोटल एक्सपेंसेस आप उसमें से निकाल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो आपको बचता है उसको हम इनकम बोलते हैं। सो an income statement is one of the three important financial statements used for reporting a company's financial performance। अब आप देखें कि जब इनकम बढ़ रही होगी तो इसका मतलब है कि दो सूरतों में इनकम बढ़ सकती है, या तो रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस आपने होल्ड किए हुए हैं, जितने थे उतने ही रहे। पहले रेवेन्यू 1,00,000 हुआ, एक्सपेंसेस 50,000 थे, फिर रेवेन्यू जो है वो चला गया 1,20,000, एक्सपेंसेस उसी तरह 50 ही रहे, फिर रेवेन्यू जनरेट जो हुआ वो 1,50,000 का हो गया, एक्सपेंसेस उतने 50 के रहे। तो या तो आप रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं और एक्सपेंसेस जो है वो होल्ड है, यानी उतने ही रखे हुए हैं। अब एक तो ये सूरत है, दूसरी ये कि अगर आपका स्लोली स्लोली रेवेन्यू ग्रो हो रहा है लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो भी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है और एक्सपेंसेस जो है वो स्लोली स्लोली ग्रो हो रहे हैं, तो तब भी इनमें जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। तो इससे मुराद ये हुआ कि दोनों सूरतों में आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, या तो आप अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करते हैं या होल्ड करके रखते हैं और रेवेन्यू जो है किसी भी तरह से आप अपना बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये है, और इसके साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं या सर्विसेज कंपनी सेल करती है, ठीक है, उससे जो आपको रेवेन्यू मिलता है, जैसे आपने देखा कि द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, और इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होगा कि जो अर्न फ्रॉम नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा इंटरेस्ट अर्न इन ऑन कैश इन बैंक, रेंटल इनकम है प्रॉपर्टी से, या फिर जो है रॉयल्टी पेमेंट्स है, या जो मेन बिजनेस कैटेगरी उससे हटकर जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगा। तो रेवेन्यू की दो किस्में होगी, एक है ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो मेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से आता है, और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपका रेंटल इनकम या फिर इसी तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से आता है आपके पास। इसी तरह आपने देखा कि एक्सपेंसेस जो है इनकी कितनी किस्में हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं ना इसमें से, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी एक्सपेंसेस की आगे तीन किस्में आ जाती हैं। इसमें आपने देखा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं आपके। ठीक हो गया जी। अब ये दोबारा यहीं पे जाना पड़ेगा, प्राइमरी एक्सपेंसेस। ठीक है,
ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसको हमने निकाला इसी तरह से, ये हमारा आ जाता है प्राइमरी एक्सपेंसिव में, और उसके साथ साथ आ जाता है सेलिंग के हवाले से जो आपने सर्विसेज दी, जो पेमेंट्स की, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये सारी आ जाती है इसके अंदर। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आ गया कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक तो ये हमने करना था, ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेलिंग, ठीक है, ये जो सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दूसरी, पहली हमारे पास थी कॉस्ट ऑफ गुड्स और दूसरी सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरी हमारे पास आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये तीसरा हमारा एक्सपेंसेस है। तो ये तीनों को जब हम मिला लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स को, सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं, और इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये तीनों हमारे प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं। अब सेकेंडरी एक्सपेंसेस कौन से हैं ये आपने देखना है। तो इन्वेस्टमेंट पेड ऑन, इसी तरह से आपने लोन्स या डेबिट्स वगैरह में जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है, उसको हमने कहा वो आ गया। और उसके साथ साथ आपने देखा कि जो लॉसेस होते हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, उसको हम कहते हैं ये आपके सेकेंडरी हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सपेंसेस दैट आर लिंक्ड टू सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स और डेबिट्स, और जो आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो दो तरह के आपके मेन एक्सपेंसेस हैं, एक तो प्राइमरी हैं और दूसरे सेकेंडरी हैं। ये दोनों एक्सपेंसेस आपने ज़हन में रखने हैं। अब इसी तरह से कैश फ्लो को हम जब देखते हैं कि कैश फ्लो क्या है, तो हम ये कहते हैं कि हाउ वेल अ कंपनी जनरेट कैश टू पे इट्स डेबिट। कोई भी कंपनी कितना बेहतर तरीके से अपना जो डेबिट ऑब्लिगेशंस हैं ये, और उसके साथ साथ जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए, हाउ वेल अ कंपनी जनरेट्स कैश, किस तरह से वो कितना बेहतर तरीके से वो अपना कैश जनरेट करती है, ठीक है, इसको कैश फ्लो हमें बताता है। ठीक है, और कैश फ्लो के साथ साथ हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की भी हेल्प मिलती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आप ये देखें कि कैश फ्लो जो है ये किस तरह से आता है। आप देखेंगे यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज आ रही हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आप इस दो तरीकों से कैश फ्लो ले सकते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने देखा कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्लूड चेंजेस मेड इन कैश अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और इसी तरह इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेएबल। जो भी आपने बिजनेस को मेन ऑपरेशन से जो पैसा कमाया आपने बिजनेस ऑपरेशन से, वो जो है आपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल की हैं उससे जो पैसा कमाया उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन ये जो आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसमें आप ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और मर्गर्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज आपस में मिल जाते हैं या इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगाते हैं, ये जो आ जाता है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ जाता है। आपने देखा मर्गर्स और एक्विजिशंस आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आ जाते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में क्या है, आप ये देखें कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड सोर्सेज ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टर्स और बैंक्स। तो ये जो बैंक से हम लेते हैं, लोन्स हो सकते हैं, इक्विटी जो इश्योरेंस हो सकता है, डेब्ट इश्योरेंस हो सकता है, और पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स, और ये इसी तरह से ये सारी आगे, ये क्या हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ठीक हो गया।
इसी तरह से हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशन, ये आपने पढ़ा होगा। बैलेंस शीट क्या है? अब इसमें हमने देखना है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट कंपनीज लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी। जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये जो कंपनीज जो है लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटीज, ये जो बताता है अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स कंपनीज एसेट्स, बताती है कि कंपनी के एसेट्स कौन कौन से हैं, उसके साथ कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है और शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है। ये तीनों चीजें ही हैं, हमें पता चले कि एसेट वक्त के साथ ग्रो हो रहे हैं, लाइबिलिटीज भी ग्रो हो रही हैं। तो ये जो गैप है एसेट और लाइबिलिटी का, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये जो गैप है इसको हम शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। और यही चीज सबसे ज्यादा डिसाइड करती है, जैसे मैंने बताया था कि एसेट अगर 1 लाख है, लाइबिलिटी आपकी अगर 60,000 है फॉर एग्जांपल, तो जो इक्विटी है वो 40 आता है, 40,000। इसी तरह एसेट अगर आपका 1 लाख ही रहे लेकिन लाइबिलिटी आप कम कर दें, स्टाफ निकाल दें, 50,000 कर दें, तो आपकी इक्विटी 50,000 हो जाएगी। अगर और आप लाइबिलिटी कम कर दें, 20,000 कर दें लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल, 1 लाख एसेट है, 20,000 लाइबिलिटी है, तो आपकी इक्विटी बढ़ के ज्यादा हो जाएगी। तो जब इक्विटी ग्रो कर रही है तब आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है, मैं बात करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करें कि आपकी कंपनी और आप लोन ले लेते हैं बैंक से। आपके आपके पास आपका एसेट है 1 लाख और आपकी लाइबिलिटी है, सपोज कर लें इस वक्त 60,000, फर्ज कर लें। अब आपने बैंक से 50,000 लोन ले लिया, 50,000, तो आपका एसेट कितना हो गया? 1 लाख में आपने 50,000 मजीद ऐड कर दिया, आपका एसेट हो गया अब 1.5 लाख। लाइबिलिटी आपकी कितनी होगी? पहले 60 थी, तो अब ये भी लाइबिलिटी आपने लोन वापस करना है तो 50 इसमें ऐड कर दिया, तो लाइबिलिटी कितनी होगी? आपकी बढ़ गई लाइबिलिटी। ठीक है, ये होगी 1,10,000। अब आप एसेट और लाइबिलिटी का फर्क अगर निकालते हैं तो ये उसी तरह से आएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी 40,000। यानी कि जब आपने ऐसे ये लोन लिया तो ऐसी सूरत में आपका एसेट बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हैं वो आपकी जो है लाइबिलिटी और बढ़ा देगा और आपकी इक्विटी कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बैंक लोन जो होता है वो खतरा होता है कंपनीज के लिए। लेकिन दूसरी सूरत में अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर से उनको डिविडेंड पे नहीं करती और उनका पैसा री इन्वेस्ट कर लेती है, बस यही 50,000 जो है वो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसने डिविडेंड देने के बजाय ये 50,000 री इन्वेस्ट कर दिया। जब उसने 50,000 री इन्वेस्ट किया तो अब आप देखें कि 1 लाख तो उसके पास पहले था, 50,000 और आ गया तो उसका एसेट अब 1.5 लाख हो गया। लेकिन लाइबिलिटी जो है उसने किसी बैंक को या किसी को पैसे नहीं देने, शेयर होल्डर का पैसा है, वो जब उसका जो मुनाफा होगा वो तो मिलेगा, लेकिन अब उसकी लाइबिलिटी उतनी की उतनी रही, यानी लाइबिलिटी 60,000 ही रही, लेकिन एसेट बढ़ के क्या हुआ? 1.5 लाख हो गया। तो अब ऐसी सूरत में क्या कैसे हुआ कि कंपनी ने अपना मुनाफा री इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसी सूरत में एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी उतनी की उतनी रही, अब इक्विटी बढ़ गई है। अब इस तरह से बिजनेस, तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो री इन्वेस्ट करता है वो हमेशा ग्रो करता है, उसमें पैसा लगाना चाहिए। ऐसा बिजनेस जो बैंक से लोन ले या जिसकी इक्विटी वक्त के साथ साथ कम हो रही हो, वो क्या होता है, वो एक वक्त के बाद माइनस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा बिजनेस जो री इन्वेस्ट कर रहा है उसमें पैसा लगाएं, या ऐसा बिजनेस जो अपनी इक्विटी को वक्त के साथ साथ बढ़ा रहा है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके
लाइबिलिटीज कम करके, अपनी सेल्स को बढ़ा के, एसेट को बढ़ा के। तो ये मिसाल हो सकते कुछ लोगों को समझ आई हो, कुछ को ना आई हो, लेकिन इसमें समझने वाली बात जो है ये बहुत अहम है कि जब बैंक से लोन लिया जाता है तो एसेट का कॉलम तो बढ़ता ही है, लेकिन लाइबिलिटी का कॉलम भी बढ़ जाता है। तो अब जब एसेट और माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जितना परसेंटेज है या सूद है वो ज्यादा देना पड़ेगा कंपनी को। इक्विटी जो होती है वो कम होती जाती है। इसलिए ऐसी कंपनीज जो अपना मुनाफा री इन्वेस्ट करती हैं वो कंपनी हमेशा मुनाफे में जाती है, उस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने देखा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होती है ये मुख्तलिफ कंपनीज की निकाली जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये हमें बहुत ज़्यादा बताती है कि अगर डेब्ट वक्त के साथ डेट जो है उसका बढ़ रहा है और इक्विटी जो है अगर सपोज करें उतनी ही रहती है जितनी है, लेकिन डेब्ट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी सूरत में रेशियो जो होगी आप देखेंगे कि वो कम होती जाएगी। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अहम होता है जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी डेट टू इक्विटी रेशो आपने निकालना होती है। अगर डेट बढ़ रहा है और इक्विटी जो है वो बढ़ नहीं रही, उतनी की उतनी ही है, तो ऐसी सूरत में ये कंपनी जो है हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी, लॉस हो सकता है इस कंपनी के अंदर। एसेट्स जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो करंट कैश है या कैश इक्विवेलेंट है ये आ जाते हैं। उसके अलावा जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि जो शेयर्स वगैरह सेल किए जा सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल ऐसी रकम जो कस्टमर से रिसीव होनी है अभी वो आ जाती है। इन्वेंट्री गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो आ गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले से एक्सपेंसेस पे किए जा चुके हैं, वो लोन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पैसे हो सकते हैं। तो जो प्रीपेड ये सारे जो है ये एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं। ठीक है। लाइबिलिटीज जो है, अब यहाँ पर जो है ये एक बहुत अहम पॉइंट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स जो है इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं जो जिनको हम फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इमेज है, गुडविल है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन फिजिकल होते हैं, इनको हम इनटेंजिबल कहते हैं। नॉन फिजिकल इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जैसे कि इक्विपमेंट है, या फिर जो कोई प्लॉट है, कोई इसी तरह से फैक्ट्री है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो भी उसके एसेट्स हैं, तो ये आ जाता है आपका टेंजिबल एसेट्स में। तो टेंजिबल फिजिकल होते हैं, इनटेंजिबल नॉन फिजिकल होते हैं। लाइबिलिटीज जो है इसी तरह से हमारे पास आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। करंट लाइबिलिटीज मसलन आपने देखा कि करंट लाइबिलिटीज क्या है, जो विद इन अ ईयर आपने पेमेंट करनी है, करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। कि ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करना हो उनको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी जो एक साल से ज्यादा अरसे पर हो। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो है ये हमारे पास करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज डिफरेंट आ जाती हैं। उसके अलावा शेयर होल्डर्स इक्विटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। ये आप इसको मजीद अच्छी तरह से पढ़ें। ये शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है हमारे लिए समझना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो है रेवेन्यू और उसमें से माइनस आप कर लें इसका जो हमारा आ जाता है नेट इनकम कैसे निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू जो आ जाएगा प्लस गेन जितने भी हैं, जो अर्निंग है टोटल, उसमें से माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर लें प्लस लॉसेस, एक्सपेंस प्लस लॉस को जमा करके आप निकाल दें। यानी कि टोटल अर्निंग में से टोटल एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो आपके पास बचता है इसको हम क्या कहते हैं, नेट इनकम कहते हैं। तो अगर ये फार्मूला आप देखें तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा कि जो आपने टोटल पैसा कमाया प्लस जो आपको गेन्स हुए,
उसके साथ माइनस आपने किया टोटल एक्सपेंसेस है, वो सैलरी हो सकता है, आपके टैक्सेस हो सकते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, प्लस जो आपने लॉस किया बिजनेस में, तो ये लॉस और एक्सपेंसेस को इकट्ठा करें और इसी तरह गेन्स और रेवेन्यू को इकट्ठा करें और टोटल ये जो अर्निंग होगी आपकी, इसमें से टोटल ये आपका एक्सपेंसेस निकल गया, तो नेट इनकम आपके पास आ जाती है। आप इस तरह से आसानी से नेट इनकम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आप ये देखें कि आपने आज के लेसन में क्या-क्या सीखा है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है। मसलन जो मेन प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं उससे जो आपको रेवेन्यू निकलता है या मिलता है उसको ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग आ गया जो आपके डिफरेंट दूसरे आ गए। ये लॉसेस और एक्सपेंसेस का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है? और आप ये रेपुटेशन है वही सारी चीज़ों की, आप इसको पढ़ेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये लेसन जो है यूज़फुल रहा। आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुनें। आज के इस लेक्चर में हमने कोशिश की आपके साथ फेस वैल्यू डिस्कस करने की। फेस वैल्यू के बाद हमने मार्केट वैल्यू आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद हमने इंट्रिंसिक वैल्यू आपके साथ डिस्कस की। फिर हमने नेट वर्थ किस तरह से निकालते हैं, ये सारा डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है और किस तरह से निकाली जाती है। उसके अलावा बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की, और ये आज की जितनी भी डिस्कशन थी, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं उसके लिए आप समझ लें कि बेसिक्स हैं उसकी। इस लेक्चर को आप आपके पास ये पीडीएफ भी है, इसको भी पढ़ें और इस वीडियो को भी देखें, और उसके बाद जो आपके ज़हन में सवाल आते हैं आप वो मुझसे पूछें इंशाल्लाह, और आपस में भी डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें कि मैं आपका आर्म पीएसएक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। मंथली फ़ी हमने इसकी रखी है बहुत ही मामूली 1000 रुपया, ताकि सारे लोग सीख सकें और सीख कर स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकें। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा, और इंशाल्लाह ताला आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।